ब्रॉट डाउन, और वो अगर आपको आएगा, अब करने में सफल होंगे, देन यू विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट में इंटरेस्ट रेट अपने आप रिड्यूस नहीं होगा, एंड यू गो बैक टू द बैड ओल्ड डेज ऑफ डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो आप ही के प्रधानमंत्री जी ने, जब वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने समाप्त किया था इस मुल्क में कि डिफरेंशियल रेट्स नहीं होंगे, इस क्षेत्र के लिए ये रेट, इस क्षेत्र के लिए ये रेट, तो दुनिया भर के रेट होंगे नहीं। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन। अगर ये होगा तभी अर्थव्यवस्था में तरक्की आएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो तरक्की नहीं आएगी। दूसरा जो बिंदु मैं रखना चाहता था, और शायद मेरा अंतिम बिंदु होगा, वो ये है कि आपने, हम सब ने इस बात पर बहुत फख्र किया, गर्व किया कि हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स रेट जो है वो बढ़ते बढ़ते ईस्ट एशियन कंट्रीज के लेवल पर चला गया, 37%, 38%, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का दर था वो भी बढ़ा। उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं तो इट्स ऑलवेज 1 or 1.5% मोर देन द डोमेस्टिक सेविंग्स रेट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट, आप देखें इसी आर्थिक सर्वे को, डोमेस्टिक सेविंग्स रेट हैव फॉलन ड्रास्टिकली by 390 basis points in 1 year, by 390 basis points. उसमें 360 basis points is the reduction in the public sector, which is representative of the deficit in the government. ये लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है इंडियन इकोनॉमी को, एंड इफ सेविंग्स रेट डोंट पिक अप, मुझे याद है प्रणब बाबू जब दूसरे हाउस में थे और हम लोग हमारे बजट के ऊपर बात करते थे, तो प्रणब बाबू से ही मैंने सीखा था कि नॉट ओनली ए हाई डोमेस्टिक सेविंग्स रेट बट दी आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मैंने सीखा कि एफिशिएंसी ऑफ एयर इन्वेस्टमेंट क्या है। ये आप अगर इंश्योर, सॉरी, ये अगर आप इंश्योर करेंगे तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ये देश नहीं चलता। ये देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, सभापति महोदय, नहीं चलता है। ये देश चलता है, इस देश में बचत करने की जो परंपरा है उससे। ये देश चलता है यहाँ के लोगों के हाथों में जो ताकत है उससे ये चलता है। विदेशों की ताकत पर ये देश नहीं चलता। तो अगर हमने उनके हाथों को कमजोर कर दिया, कम खाएंगे तो कमजोर होंगे, कम कमाएंगे, और अगर उनको इस संकट में डाल दिया कि बचत हमारी कम हो गई, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी। और जो आप कल्पना कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जाएंगे, माफ कीजिएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये कहते हुए जोर देके इस बात को मुझे कहना है कि जो आर्थिक संकट की चुनौतियां हैं उसकी तरफ अगर वित्त मंत्री जी का और सरकार का ध्यान नहीं गया तो देश और भी गहरे संकट में फंस सकता है। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि थोड़ा पेट्रोल डीजल बोलिए। नहीं बोले, पेट्रोल डीजल का नहीं, जब मैं ये कह रहा था अंतिम बिंदु कि जब वित्त मंत्री जी ने अपने पार्ट बी और द बजट स्पीच में बोलते बोलते उन्होंने रेट बढ़ाने की बात की, हम लोग सुनते रहे। जब उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने की बात की, तभी सारा
विपक्ष, तभी स्वतः स्फूर्त ढंग से, स्पॉन्टेनियसली, किसी ने आपस में बातचीत नहीं की थी कि हम लोग वॉकआउट कर जाएंगे। हमको क्या पता बजट में क्या है, कुछ पूर्व नियोजित नहीं था। स्वतः सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब ये असहनीय हो रहा है, इसलिए सदन से वॉकआउट कर जाओ। ऐतिहासिक वॉकआउट। और माफ कीजिएगा सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी भी माफ करेंगे, हमारे टीवी चैनल्स पर जो डिस्कशन होता है ना बजट के ऊपर, उसमें आपके जैसे हमारे जैसे लोग जाते हैं, उसमें टाई और सूट पहनकर लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिस्कल डेफिसिट दिस दैट, उसमें से कोई गरीब नहीं आता, किसी गांव वाले से कोई बात नहीं करता है, उससे नहीं पूछता है तुम बजट के बारे में क्या सोचते हो, मजदूर से बात नहीं करता, विद्यार्थी से बात नहीं करता, वो वहां पर बात होती है। उसमें मैंने सुना एक आदमी ने कहा इट वॉज अ डिस्गस्टिंग बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको तो बहुत इस पर डिस्गस्ट लगा, बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोगों ने प्रणब बाबू को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? डिड वी डिस्टर्ब हिम? डिड वी से नो यू विल नॉट allow you to read your budget speech? No, we just withdrew from the house. Or anyone who knows parliamentary practices will agree that this is the right of the opposition. कि हम अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो हम विड्रॉ करेंगे। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि ठीक 26 फरवरी जिस दिन प्रणब बाबू ने यहां पर बजट पेश किया, उसके 2 दिन पहले गुजरात का बजट पेश हुआ था, और गुजरात के बजट में कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी की पूरी वॉकआउट कर गई थी। तो अहमदाबाद के लिए वो ठीक है और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा खून है, हमारा खून पानी है। हाँ, वहां डिस्गस्टिंग नहीं है। वी हैव प्लीज, वो आपके लेवल की बात नहीं है। सभा प्लीज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी। आप देखिए, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करो। मेरा कहना यह है कि इसमें जो दावे किए हैं वित्त मंत्री जी ने, वो दावे सही नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि उन्होंने एक तरफ आम आदमी को मारा है, दूसरी तरफ जो धनी है, संपन्न है, उनको और धनी बनाया है और संपन्न बनाया है। इन्होंने गांव गरीब की चिंता नहीं की है, इन्होंने किसान मजदूर की चिंता नहीं की है इस बजट में, और मध्यम वर्ग को भी बहुत लिमिटेड फायदा इस बजट से होगा। और ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 26,000 करोड़ जो हमने छोड़ दिया है लोगों के पॉकेट में, उससे भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें 11 लाख करोड़ का इन्हीं का बजट है, 11 लाख करोड़ रुपए का, और $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी, उसमें 26,000 करोड़ से देश की अर्थव्यवस्था की इंजन धक 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 करते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो मैं कहूँगा बहुत अदब के साथ, वित्त मंत्री जी आपके अनुमान गलत है। इस बजट से आम लोगों की दुर्दशा और खराब होगी, उनकी जो तकलीफ है वो और बढ़ेगी, और जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो सही रास्ते नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, और जो आपने आंकड़ेबाजी दिखाई है बजट में वो सही सिद्ध नहीं होगा। और इसलिए हम लोग इस बजट का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये बजट आम आदमी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।